Welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I am going to talk about Beer-Lambert law. में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम बियर लैम्बर्ट लॉ को क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर पे लाइट के, और कैसे वो एक्ट करती है एज ए वेव, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करते हैं। तो यहीं पे जब हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो वो प्रिंसिपल फॉलो करती हैं वो जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है इस बियर लैम्बर्ट लॉ पे। इसीलिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक्चुअली में ये जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोमेट्री हैं वो कैसे फंक्शन करती है, मतलब उनका बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बात करी हूँ बियर लैम्बर्ट लॉ की, तो हम देख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है टू लॉ का, एक तो बियर लॉ एंड एक लैम्बर्ट लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैम्बर्ट लॉ होता है, अगर मैं खाली लैम्बर्ट लॉ की बात करूँ तो ये स्टेट करता है कि जो प्रोपोर्शन होता है रेडिएंट एनर्जी का, प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी का प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, मतलब कोई भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं, कोई भी केमिकल ले रहे हैं, उस केमिकल के थ्रू जितनी रेडिएंट एनर्जी का प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब किया जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट मीन्स टू से कि जो ये रेडिएंट एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब की जाएगी वो इसकी इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी, इस रेडिएंट एनर्जी की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं बात करूं बियर लॉ की, तो ये क्या कहता है कि जो बेसिक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने 3 सैंपल लिए हैं सेम, मैंने यहाँ पे तीनों केमिकल सेम लिए हैं, बट यहाँ पे मैंने ली है 2 मिली मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने ली है 5 और यहाँ पे मैंने ली है 10, तो तीनों की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है यहाँ पे, तो तीनों की एब्जॉर्बेंस भी वेरी करेगी और तीनों का ग्राफ भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये जो बियर लॉ है, ये कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है रेडिएंट एनर्जी की वो प्रोपोर्शनल होती है। एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लाइट पाथ। और वो मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल इन द लाइट पाथ। लाइट पाथ को हम यहाँ पे एल से डिनोट करेंगे जब हम फर्दर बियर लैम्बर्ट लॉ के डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होंगी और उतना अच्छा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा, उतनी हाई पिक यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे बियर लैम्बर्ट लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी किसकी, लाइट की, जो किसी भी सब्सटेंस के थ्रू यहाँ पे की जाती है, मतलब एक सब्सटेंस कितना ट्रांसमिट कर रहा है लाइट को और कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उससे पहले मैं बात करती हूँ एक्चुअल में बियर लैम्बर्ट लॉ क्या स्टेट करता है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है एटेन्यूएशन ऑफ लाइट के बीच में जो एक सब्सटेंस के थ्रू पास हो रही है एंड प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन या फिर वो सब्सटेंस कौन सा है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो बियर लॉ क्या कहता है, ये डिस्क्राइब करता है कि क्या बेसिक रिलेशनशिप है कंसंट्रेशन के बीच में, किसकी कंसंट्रेशन, जो मैं यहाँ पे सब्सटेंस ले रही हूँ उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के बीच में, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है उसकी वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये कौन बताता है, बियर लैम्बर्ट लॉ। और जो लैम्बर्ट लॉ होता है उसकी यहाँ पे एक मेजर सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि जो गिवन सैंपल होता है वो हमेशा सेम लाइट को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेम लाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन जो है इंसिडेंट रेडिएशन का रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी मैटर नहीं करती इंसिडेंट जो रे है या फिर इंसिडेंट लाइट की, यहाँ पे इंटेंसिटी तो जो है वो मैटर नहीं करती है। तो जो प्रोपोर्शन है किसका, प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वो सेम रहेगा जब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एक सैंपल ले रही हूँ। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे निकोटिनामाइड ले लिया, तो निकोटिनामाइड के मैं 5 मिली मोलर कंसंट्रेशन लूँ या 6 लूँ या 10 लूँ, जो प्रोपोर्शन होगा इंसिडेंट रेडिएशन का जो वो एब्जॉर्ब करेगा सैंपल वो सेम रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शन। सो फर्दर
क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली मेज़र की जा सके रेडिएशन की अमाउंट, कि कितनी रेडिएशन की अमाउंट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की है। ये कैसे डिटरमाइन की जाती है? डिफरेंस को मेज़र करके। डिफरेंस किसके बीच में? इन द इंटेंसिटी का डिफरेंस बिटवीन द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सैंपल, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन जिसको हम आई नोड से डिनोट करते हैं, एंड रेजिडुअल विच फाइनली एमर्ज फ्रॉम द सैंपल। मान लो यहाँ पे एक सैंपल है और यहाँ पे मैंने रेडिएशन लाइट दी है, तो यहाँ पे जो पहले इंटेंसिटी होगी रेडिएशन लाइट की वो आई नोड से डिनोट की जाएगी, और सैंपल से पास होने के बाद जो होगी उसको हम रेजिडुअल एनर्जी बोलेंगे और उसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो आई नोड और आई का जो डिफरेंस है ये हमें ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी और कितना प्रपोर्शन ऑफ इंटेंसिटी एक सब्सटेंस ने क्या की है, यहाँ पे एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिटेंस है कि कितनी ट्रांसमिटेंस हुई है उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन बिटवीन द रेजिडुअल रेडिएशन जो फाइनल होगी आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल आई एंड द इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज आई नोड। 100% अगर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आती है तो ये हमें ये बताती है कि टोटली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा तभी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो 100% वैल्यू होगी ट्रांसपेरेंट की। अगर जीरो आती है यहाँ पे, इट मीन्स कि वो ओपेक सब्सटेंस है विच इन फैक्ट रिप्रेजेंट कंप्लीट एब्जॉर्बेंस। इसी वजह से उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तभी तो वो मॉलिक्यूल ही तो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वो जीरो वैल्यू दे देगा। फॉर इमीडिएट वैल्यू और सॉरी यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू वी कैन डिफाइन द एब्जॉर्बेंस। इंटरमीडिएट वैल्यू आती है मतलब जीरो और 100% के बीच में अगर यहाँ पे आती है तो क्या होता है, हम एब्जॉर्बेंस और यहाँ पे एक्सटिंक्शन निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम? बाय द लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसमिटेंस। ये एब्जॉर्बेंस होती है ई की रेसिप्रोकल लॉगरिथम। तो यहाँ पे बेस हम लॉगरिथम का 10 लेते हैं, log 1/10 दैट इज log आई नोड जो कि हमारी इंसिडेंट थी और आई जो हमारी रेजिडुअल थी। ये हम बेसिकली आजकल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। हम सिंपल टर्म में अगर यहाँ पे एब्जॉर्बेंस को निकालें तो वो ये स्टेट करता है कि एब्जॉर्बेंस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बर। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, अगर हमारा यहाँ पे जो सैंपल है वो ओपेक सैंपल है तो वो हमें जीरो ट्रांसमिटेंस देगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। इसीलिए इसने बोला कि जो एब्जॉर्बेंस है वो प्रोपोर्शनल होती है, बोथ दो चीज़ों की प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्बेंस, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर क्या है यहाँ पे? सब्सटेंस जो भी हम यहाँ पे जिसकी भी कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और थिकनेस ऑफ द लेयर कि कितनी हमने, अगर मैंने यहाँ पे निकोटिनामाइड लिया है तो मैं उसको डाइल्यूट भी बना सकती हूँ, हाईली कंसंट्रेटेड भी बना सकती हूँ, तो कितनी थिकनेस है लेयर की वो यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एब्जॉर्बेंस को कैसे निकालेंगे? एब्जॉर्बेंस यहाँ पे इक्वल होती है ई लैम्डा सी एल के। ई लैम्डा यहाँ पे क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट फॉर द एब्जॉर्बर एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, कि कितना मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, एक पर्टिकुलर एटम का, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का। यहाँ पे लैम्डा हमें वेवलेंथ डिनोट कर रहा है, सी हमें कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन किया सब्सटेंस की जिसको कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एल यहाँ पाथ लेंथ बता रहा है, जो पाथ की लेंथ होगी किसके अक्रॉस, एक सॉल्यूशन के अक्रॉस, जो हमें यहाँ पे थिकनेस देता है, थिकनेस ऑफ द लेयर, ठीक है। यहाँ पे जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है ये हमें यही बताता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, अगर मैं 550 नैनोमीटर ले रही हूँ या 650 नैनोमीटर ले रही हूँ, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को कितना एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर पाएगा, यही बताता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ताकि हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ कंसंट्रेशन अपने पर्टिकुलर सब्सटेंस की थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। डेविएशन की बात करूँ, डेविएशन फ्रॉम द बियर लैम्बर्ट लॉ, तो बियर लैम्बर्ट लॉ की जो इक्वेशन है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है? लीनियर रिलेशनशिप दे रही है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में? कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल एंड द एब्जॉर्बेंस, ठीक है। एंड एब्जॉर्बेंस जो हमने एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की है, जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पुट करेंगे तो उसमें एक वैल्यू आएगी जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है एब्जॉर्बेंस की। तो ये जो रिलेशनशिप है
ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है कि लीनियर रिलेशनशिप होती है कंसंट्रेशन के बीच में और एब्जॉर्बेंस के बीच में, बट ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ये कुछ लिमिटिंग कंडीशन के अंडर ही ट्रू मानी जाती है। ठीक है, क्या होता है, जो बेसिक अजप्शन है बियर लैम्बर्ट लॉ का, वो ये स्टेट करता है कि जो डिफरेंस है इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड रेडिएशन के बारे में बीच में, जैसे हमने यहाँ बात की ट्रांसमिटेड ये हो गई हमारी और इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में वो मेज़र की जाती है किसकी, मतलब अगर मैं इन दोनों को मेज़र करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या पता चल जाता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का पता चल जाता है कि कितनी उसने एब्जॉर्ब की, ये हमारी ट्रांसमिटेंट हो गई, तो यहाँ पे कितनी एब्जॉर्ब की वो मैं इन दोनों से निकाल सकती हूँ। पर ये जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है ये कंप्लीटली ट्रू नहीं होती, क्योंकि जो इंसिडेंट रेडिएशन है मे नॉट अपीयर इन द ट्रांसमिटेड फ्रॉम 4 अदर रीजन्स बिसाइड एब्जॉर्बेंस। एक सर्टेन अमाउंट होती है रेडिएशन की जो रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस से एक पर्टिकुलर सैंपल के और एब्जॉर्ब की जाती है बाय द मटेरियल ऑफ द सेल जिसमें वो कंपोज्ड होता है हमारा सैंपल। इसीलिए यहाँ पे सेल का मटेरियल भी कुछ एब्जॉर्ब करता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, इसीलिए ये हमारी जो वैल्यू होती है ये ट्रू नहीं होती, बट एक्सपेरिमेंटली हम इसको मान के चलते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन के बीच में एंड द एब्जॉर्बेंस के बीच में। जो सैंपल होता है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है लाइट को, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, इसीलिए जो इंसिडेंट लाइट होती है आई नोड वो किसके इक्वल होती है, एब्जॉर्ब्ड लाइट प्लस ट्रांसमिटेड यहाँ पे क्या है हमारी आई प्लस अदर लॉसेस जैसे कि जो मैंने यहाँ पे जिसमें मैंने सैंपल लिया है उसका मटेरियल क्या है उस पर मैटर करता है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारी कितनी एब्जॉर्ब हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन होती है जो ट्रांसमिट की जाती है एक ब्लैंक सैंपल के थ्रू, हम यहाँ पे जब भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री परफॉर्म करते हैं तो एक ब्लैंक सैंपल लेते हैं अपनी रीडिंग को सेट करने के लिए, तो जो ब्लैंक सैंपल है उसकी जो रेडिएशन ट्रांसमिट की जाती है एक ब्लैंक सैंपल के थ्रू वो मेजर की जाती है एंड कंसीडर्ड की जाती है एज इफेक्टिव इंसिडेंट रेडिएशन। तो उसकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम क्या मान के चलते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन। द ब्लैंक इज आइडेंटिकल टू द टेस्ट सैंपल बट डजंट कंटेन द टेस्ट सब्सटेंस। उसमें टेस्ट सब्सटेंस नहीं होता, मतलब अगर मैंने निकोटिनामाइड ले रही हूँ तो ब्लैंक सैंपल में निकोटिनामाइड नहीं होगा। ब्लैंक रीडिंग क्या होगी हमारी, आई नोड माइनस अदर लॉसेस। आई नोड क्या है हमारी यहाँ पे इंसिडेंट, अदर लॉसेस क्या है कि कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेल का मटेरियल क्या है, इसलिए हम ब्लैंक लेंगे पहले अपनी इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसको सेट करने के लिए। इसीलिए जो एब्जॉर्बेंस होती है वो ब्लैंक माइनस ट्रांसमिटेंस से निकाली जाती है। ट्रांसमिटेंस क्या, मैंने यहाँ पे 5 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 8 लिया, ये जितनी भी मिलीमोलर कंसंट्रेशन लूँगी निकोटिनामाइड की, उनकी जितनी जितनी वैल्यू आएंगी उनकी वैल्यू को मैं ब्लैंक से माइनस करूँगी। उसके बाद मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगी, फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मेरा जो सैंपल होगा जिसकी मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी होगी उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हम कंसंट्रेशन का और एब्जॉर्बेंस का यहाँ पे क्या लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हमने यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी वैल्यू आएंगी कि हमने इतनी कंसंट्रेशन ली, इतनी ली, फिर उसके बाद हमें एक सैंपल होगा जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होगी और अगेंस्ट हमारी एब्जॉर्बेंस किसके थ्रू आ जाएंगी, जो हमारी वैल्यू आएगी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। ठीक है, तो उस जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे हमारा ग्राफ मिलता होगा, जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है 1.8 पे, तो वो हमारी कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी उस सैंपल की जिसको हम आइडेंटिफाई यहाँ पे करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में क्या है, अगर एब्जॉर्बेंस 0 है तो ट्रांसमिटेंस 100% हो जाती है, 1 है तो 10% हो जाती है, 2 है तो 1% हो जाती है, 3 है तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे क्या आता है गैप आता चला जाता है, जैसे जैसे हमारी ट्रांसमिटेंस जैसे जैसे हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाती है, 1 एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी तो यहाँ पे 10% हमारा लॉस होता जाएगा ट्रांसमिटेंस का। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे जैसे जैसे हमारी एब्जॉर्बेंस 1 से इंक्रीज होगी तो कैसे कैसे हमारी ट्रांसमिटेंस यहाँ पे चेंज होगी। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे डील करते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो log 10 आई नोड बाई आई के इक्वल होती है। ठीक है, आई नोड हमारी क्या थी, इंसिडेंट, और आई हमारी ट्रांसमिटेंस थी। तो इस के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं
एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो रिलेटिव लॉस है इंटेंसिटी का वो कितना होगा, I माइनस आई नोट बाई आई नोट 1 माइनस आई बाई आई नोट। ये आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैथमेटिक्स है। फिर हम इसको अगर रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो क्या आता है, 10 a आई नोट बाई आई, that is 10 minus a is equal to I नोट, 1 minus 10 1 माइनस आई बाय आई नोट। जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगी यहाँ पे a की वैल्यू को, एक a हमारा अगर 1 है, एब्जॉर्बेंस अगर मेरा 1 है, तो क्या आएगा, एब्जॉर्बेंस अगर 1 है तो 1 माइनस आई बाय आई नोट इक्वल टू 1 माइनस 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 10 इक्वल टू 0.9। इसका मतलब क्या है कि जो 90% लाइट है एट दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब की गई है, एंड दैट द ट्रांसमिटेंस इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, 10% है, ठीक है, किसकी, इंसिडेंस लाइट की। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम सब्सटीट्यूट करते हैं इन वैल्यूज़ को सेकेंड इक्वेशन में। तो हमें क्या आ जाएगा, आई नोट बाई आई इक्वल टू 100 बाई 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, log 10 इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे हमारी एब्जॉर्बेंस 1 से इंक्रीज होगी, हमारी ट्रांसमिटेंस 10% कम होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें बोला गया है कि जो गुआनोसाइन की मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है वो होती है 275 नैनोमीटर पे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी ली है, यहाँ पे ई लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, तो ई 275 यहाँ पे वेवलेंथ ली है, तो उस पर यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी ली है हमने गुआनोसाइन की, 8400 मोलर पर सेंटीमीटर यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ली है, और जो पाथ लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो जो एब्जॉर्बेंस आ रही है 275 नैनोमीटर पे वो आ रही है 0.70। तो यहाँ पे बोला है कि क्या कंसंट्रेशन होगी गुआनोसाइन की। तो हमें पता है अगर एब्जॉर्बेंस हमारी क्या होती है, ई लैम्डा एल सी, एल हमारा पाथ लेंथ है, सी हमारी कंसंट्रेशन है, और ये हमारी वेवलेंथ है। तो यहाँ से हमें एब्जॉर्बेंस दी गई है, एब्जॉर्बेंस 0.70 है, और हमें पता है कि हमारी यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब मोलर कोफिशिएंट कितना है हमारा। मोलर कोफिशिएंट यहाँ पे दिया है 8400 पर मोलर पर सेंटीमीटर, इनटू पाथ लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर, और हमारी C की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाली है, कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाली है। तो हमें इस डेरिवेशन से जब सोल्व करेंगे इसको तो हमारा क्या आ जाएगा, हम दोनों साइड यहाँ पे क्या करेंगे, 8400 मोल जो हमारी यहाँ पे क्या है मोलर कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन निकल के आती है 8.33 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, सॉरी। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से ईजिली क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं गुआनोसाइन की। मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड मैंने यहाँ पे 8400 जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन थी, मोलर कोफिशिएंट था, उससे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है ताकि मेरी लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हो, इसीलिए। और यहाँ पे मेरा ये कट डाउन हो जाए, उससे हम यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ईजिली। लिमिटेशन क्या है बियर लैम्बर्ट लॉ की, जैसे कि हमने देखा कुछ लीनियरिटी जो है बियर लैम्बर्ट लॉ की कंसंट्रेशन के बीच में और एब्जॉर्बेंस के बीच में वो लिमिटेड कर दी जाती है केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसकी वजह से, कि हमारी जो क्यूवेट है वो किस मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लीनियरिटी है वो किसकी वजह से की जाएगी, डेविएशन इन एब्जॉर्बेटिक कोफिशिएंट एट हाई कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर से ज़्यादा होती है तो यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा हमारी एब्जॉर्बेंस में। क्यों आएगा, क्योंकि जो जितने ज़्यादा मोलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, और जितने ज़्यादा मोलिक्यूल होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाइक करते हैं। फिर लाइट जो है वो पर्टिकुलेट जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सैंपल में उसके थ्रू स्कैटर्ड की जाएगी। फ्लोरोसेंस जो होगी फोस्फोरेसेंस के थ्रू, मतलब कुछ सैंपल हम ऐसे लेते हैं जो फोस्फोरेसेंस शो करते हैं, इसकी वजह से वो एक फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से भी यहाँ पे हमारी एब्जॉर्बेंस में इफेक्ट पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है जब हमारी रेयर से डेंसर में लाइट जो है एंटर करती है, और फिर यहाँ पे रेयर मीडियम है, फिर डेंसर है, फिर रेयर है, तो वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर हम हाई एनालाइट कंसंट्रेशन ले रहे हैं। एनालाइट क्या, जो सैंपल की कंसंट्रेशन हाई ले रहे हैं, तो जो शिफ्ट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बना सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उनके बीच में वो जो शिफ्टिंग हो रही है, इक्विलिब्रियम जो चेंज हो रहा है, जो फंक्शन है किसका, कंसंट्रेशन का, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा मोलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा मोलिक्यूल होंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे क्या कर देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देंगे। नॉन मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशंस हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे नॉन मोनोक्रोमेटिक का मतलब है, मोनोक्रोमेटिक वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे और सेम वेवलेंथ की लाइट हो, जो कि इम्पॉसिबल फिनोमेना होता है, क्योंकि हम ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो रेडिएशन वाली जो लाइट है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज़ एन इम्पॉसिबल फिनोमेना। इसलिए जो नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है
वो यहाँ पे हमें क्या करती हैं, डेविएट कर देती हैं, क्योंकि ना तो सेम फ्रीक्वेंसी की आती है ना सेम वेवलेंथ की आ पाती हैं। इसी वजह से जो एब्जॉर्बेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है, फिर एब्जॉर्बेंस पे इफेक्ट करेगा तो हमारी जो कंसंट्रेशन हम निकालेंगे उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेविएशन आ रहे हैं उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, बाय यूजिंग ए रिलेटिव फ्लैट पार्ट ऑफ द एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम सच एज द मैक्सिमम ऑफ एन ऑब्जर्वेंस बैंड जो है, और जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके थ्रू हम यहाँ पे अपने इस डेविएशन को जो हमारा आ रहा है इन सब रीजन्स की वजह से उसको कहीं न कहीं हम उसको कम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। आई विल डेफिनेटली सोल्व इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।